Hello everyone, I am Neha Maurya and welcome to online platform of Agrawal Classes। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हर साल नीट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, सो लेट्स डू इट। Okay, so let's begin with viruses first. Since it's coronavirus out there, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गया कि हम वायरस के बारे में जानें और समझें कि वो क्या है। तो हम पहले वायरस से शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलो। ओके, वायरस को समझने से पहले हम इसे पहले बैक्टीरिया से कंपेयर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बैक्टीरिया बनाऊँ तो हम इस बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या जानते हैं? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए होगा, ओके। देन ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है। तो ये सारी बातें हमें बैक्टीरिया के बारे में पता है, ओके। ये बैक्टीरिया है ऑब्वियसली, लेकिन जितनी बातें हमें बैक्टीरिया के बारे में पता है, ये क्या वायरस के बारे में पता है? अगर हम वायरस को बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलेगा? वायरस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। जो बैक्टीरिया है वो हमें इन्फेक्ट करता है, हमारे बॉडी में रहता है तभी भी जिंदा है, बॉडी के बाहर है तभी भी जिंदा है। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता। जब वो हमें इन्फेक्ट कर रहा है तो वो हमारे बॉडी में, होस्ट के बॉडी में जाकर जिंदा हो जाता है, लिविंग प्रॉपर्टी शोज करता है। लेकिन जब वो बाहर रहेगा किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर, तो उसके अंदर जो लाइव है या लिविंग प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता, वो नॉर्मल डेड की तरह बिहेव करता है। तो हमें वायरस के बारे में इतना पता है कि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाला है, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी। तो एक पॉइंट हम वायरस के बारे में लिख सकते हैं कि इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म and non-living things। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब हम यहाँ पर नीचे दोनों वायरस के अंदर जो प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग थिंग की, उन प्रॉपर्टी को अलग अलग लिखते हैं। तो पहले कौन कौन सी लिविंग प्रॉपर्टी है इसकी और कौन कौन सी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। पहली बात, वायरस लिविंग कब रहता है? जब वो किसी होस्ट के बॉडी में चला जाए। तो लिविंग की प्रॉपर्टी कब आएगी? व्हेन इट एंटर्स होस्ट बॉडी, ओके। तब इसके अंदर लिविंग वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। और नॉन लिविंग वाली प्रॉपर्टी कब आएगी? व्हेन इट्स आउटसाइड दी होस्ट बॉडी। तो अब वायरस जो है वो उस बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो अपने आप को रेप्लिकेट या अपना रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा? रेप्लिकेशन, इसे हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। देन उसके बाद ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस तो हो गया, फिर उसके बाद हमें इन्फेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी हमने वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम सुना है सारे डेडली है। तो वायरस हमारी बॉडी में आके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे हमें इन्फेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा, ओके। ये लिविंग प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वो किसी होस्ट के आउटसाइड है, बॉडी के आउटसाइड है, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो नॉन लिविंग थिंग वाली आ जाती है? वो कुछ मेटाबोलाइज नहीं करता, इट डज नॉट मेटाबोलाइज। एक जगह पड़ा है, कुछ भी मेटाबॉलिज्म उसके बॉडी में नहीं होगा। देन उसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है? वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, तो नो मूवमेंट, नथिंग, ओके। उसकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता।
सो नो प्रोटोप्लाज्म। ये सारी उसकी नॉन लिविंग थिंग वाली प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा कि उसके बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो ये क्या होता है, इसके लिए हम जान लेते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। उसके पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। क्या होंगी उसके पास? एक उसका प्रोटीन का कोट होता है, एक कोट होता है इस तरह से प्रोटीन का। ये प्रोटीन का कोट होता है और इस प्रोटीन कोट के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जनरली क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये उसका जेनेटिक मटेरियल, बस वायरस का ही होता है। तो ये क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। चाहे तो वो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। एंड देन ये जो बाहर है, जो आप देख रहे हो, ये प्रोटीन कोट है। इस प्रोटीन कोट को क्या कहा जाता है? मतलब ये जो पूरा कोट होता है वो प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट से बना होता है और इसको मिलकर हम कहते हैं कैप्सोमेर। ये एक कैप्सोमेर है और ये सारे कैप्सोमेर मिलके ये जो पूरा कोट बना है उसे कहा जाएगा कैप्सिड। ये है कैप्सिड। किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक कवर है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड जनरली क्या हो सकता है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब देखो, वायरस होस्ट के बॉडी के बाहर है तो वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है। तो वो होस्ट के बॉडी के अंदर क्यों जा रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने आप को रेप्लिकेट करना, रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए होस्ट के बॉडी के अंदर जा रहा है। और वायरस के पास इसके अलावा कोई काम है ही नहीं, तो वो बिना इन्फेक्ट किए रह ही नहीं सकता। तो जो वायरस है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी या कंपल्सरी। ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसको इन्फेक्ट करना ही है। जैसे कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए बिना इन्फेक्ट किए बाहर रह सकते हैं नॉर्मल में, लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं है। उसको अपना अगर रिप्रोडक्शन करना है, उसको अपने आप को रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट करना है, तो उसको इन्फेक्ट करना ही पड़ेगा। चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या एनिमल हो, कि सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसके लिए इन्फेक्शन कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को भी कर सकता है, एनिमल को भी कर सकता है। लेकिन जो एक वायरस है ना, वो तीनों को नहीं कर सकता। बहुत स्पेसिफिक होता है वायरस का भी कभी। ठीक है, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर वायरस है जो सिर्फ प्लांट को करेंगे, कुछ पर्टिकुलर सिर्फ एनिमल को करेंगे और कुछ पर्टिकुलर सिर्फ बैक्टीरिया को करेंगे। तो डिफरेंस देख लेते हैं वायरस के कि कौन सा वायरस किसको इन्फेक्ट करता है। तो जैसे मैंने कहा कि वायरस किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं, एनिमल्स को भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास जनरली जो उनका न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो जो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होगा वो जनरली किसको करेगा? प्लांट। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारे सिंगल स्टैंडर्ड वाले प्लांट को ही करेंगे, बट जनरली जो प्लांट को वायरस इन्फेक्ट करता है उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ओके, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक, एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऐसे वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। देखो, बैक्टीरियोफेज नाम में ही बैक्टीरिया आ रहा है, मतलब ये वायरस जनरली किसको इन्फेक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को करेगा। लेकिन एनिमल्स वाले वायरस कैसे होता है? एनिमल को हर तरीके का वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। हमें एनिमल को हर तरीके का, उसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी कर सकता है, देन उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी कर सकता है इनफैक्ट, देन उसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें इन्फेक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमें एनिमल्स को हर तरीके का वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। हमने देख लिया कि किस तरह के वायरस प्लांट को, एनिमल को या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, ये इन्फेक्ट किस तरह से करता है वो भी इनके अलग अलग टाइप है। तो वायरस किसी होस्ट के बॉडी में जाके उनको दो तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो दो तरीके हैं इन्फेक्शन के, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इन्फेक्शन के भी तरीके हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के भी तरीके हैं, क्योंकि वो इन्फेक्ट करके अपना नंबर बढ़ा रहा है। तो वायरस इन्फेक्ट भी कर रहा है और अपना नंबर भी बढ़ा रहा है। तो उसके पास दो तरीके होते हैं। पहले तरीकों को कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल।
और दूसरे तरीकों को कहा जाता है लाइटिक साइकिल। तो चलो पहला तरीका देखते हैं पहले, लाइसोजेनिक साइकिल। इसके अंदर देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे, और बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज, तो उसके अंदर देखेंगे। तो ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। अब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने आया बैक्टीरियोफेज, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। अब ये बैक्टीरियोफेज अब मैं लेबल कर देती हूँ। अब ये बैक्टीरियोफेज कैसे इन्फेक्ट करता है, क्या ये पूरा का पूरा वायरस अंदर घुस जाता है, या सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, या प्रोटीन इंसर्ट करता है, क्या करता है? तो जो बैक्टीरियोफेज होता है, कोई भी वायरस होता है, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या इंसर्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल। इसका जो ये यहाँ पर प्रोटीन कोट है, जो आपका कैप्सिड है, वो ऊपर ही रह जाएगा, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा। ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ओके। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए में मिक्स हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए में ये वायरल डीएनए मिक्स हो गया, तो ये बैक्टीरियल डीएनए था, दिस इज आवर वायरल डीएनए। क्या किया अब तक बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज आया, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना होता है, अब वायरस को अपना नंबर बढ़ाना है। तो जब भी ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ठीक है, जब भी ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, समझो ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 हो गए, बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा या डिवाइड होगा। तो इस तरह से वो अपने नंबर्स बढ़ा सकता है। तो ये पहला साइकिल है जिसमें वायरस क्या करेगा, अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिक्स कर देगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा, और जब भी बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन करेगा, साथ साथ बैक्टीरिया का जो डीएनए है, वायरस का जो डीएनए, वायरल डीएनए, उसके भी नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में सिंपल सी ये चीज़ें होती हैं। अब लाइटिक साइकिल में क्या, तो देखो दूसरा है लाइटिक साइकिल। यहाँ पर सेम चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल। सो लेट्स ड्रॉ विद अनदर कलर। सो दिस इज जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज। नाउ इट विल इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एंड जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो चीज़ें सेम है। अब क्या होता है, ये जो आपका वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता। इनफैक्ट वो बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देता है, मैसेज कर देता है इसका। तो यहाँ ऐसे जो बैक्टीरियल डीएनए है वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया उसने। अब बैक्टीरियल डीएनए का ब्रेक डाउन करने के बाद ये बैक्टीरिया की मशीनरी यूज़ करके अपने डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, और सेम अपने डीएनए का रेप्लिकेशन भी करेगा। तो ये बैक्टीरिया का मशीनरी यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसके पास यहाँ पर ये जो खाली जगह है, यहाँ पे कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ कुछ भी नहीं होता। लेकिन रेप्लिकेशन करने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स और राइबोसोम की ज़रूरत होती है। जो चीज़ उसे कहाँ से मिल जाएगी, बैक्टीरिया से मिल जाएगी। तो बैक्टीरिया की मशीनरी का यूज़ करके ये क्या करेगा, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर लेगा, और जो कोड के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन भी बना लेगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे अपने डीएनए की इसने कॉपी बना लिए, ओके, एंड देन उसके सराउंडिंग ये प्रोटीन कोड भी बना लेगा बैक्टीरियल मशीनरी का यूज़ करके। देखो इसने बहुत सारे वायरस बना लिए बैक्टीरिया के अंदर। देखो बच्चों, बैक्टीरिया बहुत छोटा है और एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे वायरस आ सकते हैं। तो उससे हमें एक बात पता चलती है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है।
अब ये बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरस बन गया। अब थोड़े टाइम बाद जो ये आपका वायरस है ये बर्स्ट हो जाएगा और इस बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा वायरस बाहर निकलेगा। इस तरह से छोटे छोटे वायरस बाहर आ जाएंगे एंड देन ये जाके दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। सो दिस इज आवर लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में इसका नाम लाइटिक क्यों पड़ा? लाइटिक लाइसिस से रिसेंबल करता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि बैक्टीरियल डीएनए का ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए का ब्रेक डाउन हो रहा है और वो कौन कर रहा है? बैक्टीरियोफेज का जो वायरल डीएनए है वो, इसलिए लाइटिक साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो एस्ट्रोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, वो उसके बैक्टीरियल डीएनए के अंदर वायरल डीएनए होगा जो उसके साथ ही रेप्लिकेट होगा। लेकिन ये लाइसोजेनिक साइकिल चल रहा है, इसमें जब मन करे वायरल डीएनए का वो डायरेक्ट यहाँ से लाइटिक साइकिल भी शुरू कर सकता है। अब यहाँ पर ये है ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ है बैक्टीरियल डीएनए में, तो ये चाहे तो ये तुरंत क्या कर सकता है, थोड़े टाइम बाद वायरल डीएनए का ब्रेक डाउन करके यहाँ से लाइटिक साइकिल भी शुरू कर सकता है। तो ये वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो लाइसोजेनिक साइकिल में जा रहा है या लाइटिक साइकिल में जा रहा है, और ये दो साइकिल का यूज़ करके वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, ये हो गया उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन। वायरस के बारे में हमें अभी इतना पता है, लेकिन कुछ सालों पहले वायरस के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं था। तो कैसे हमें वायरस के बारे में इतना नॉलेज मिला? कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वायरस के बारे में पता लगाने के लिए, तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो एक इंसान ने मिलकर वायरस के बारे में पता नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वायरस है इतना कॉम्प्लिकेटेड, लिविंग की भी प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसके बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये भी अभी रफ कर दूँगी। सो अब देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वायरस के बारे में पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो वायरस टर्म है ये किसने दिया था? तो वायरस टर्म was given by Pasteur. पाश्चर ने बोला था कि ये जो भी चीज़ है उसे वायरस कहेंगे। ये तो नाम लिख दिया, नाम कब दिया पता लगने के बाद दिया, पर पता कैसे चला? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था DJ वानोस्की। अराउंड कुछ 1892 उन्होंने एक टोबैको प्लांट देखा, और वो जो टोबैको प्लांट था उसके ऊपर उसके जो लीव्स थे वो विल्टेड थे, कुछ पैचेस थे। तो सपोज ये टोबैको प्लांट है, इसके जो लीव्स थे वो उनके ऊपर पैचेस थे और थोड़े बहुत विल्टेड थे ये लीव्स। टोबैको जिसको इन्फेक्शन हुआ है। अब DJ वानोस्की ने से देखा और उसने कहा कि ये जो बीमारी है टोबैको प्लांट को किससे हुई है, मुझे पता लगा है। तो जनरली तभी सबको बैक्टीरिया के बारे में पता था, तो उन्होंने सोचा कोई अलग तरीके का बैक्टीरिया होगा जो लीफ को, जिसने ऐसी कुछ बीमारी कर दी। उन्होंने क्या किया, ये लीफ लिया, लीफ का एक्सट्रैक्ट कलेक्ट किया, बीकर में ये लीफ का एक्सट्रैक्ट कलेक्ट कर लिया। कैसे बनाते लीफ एक्सट्रैक्ट? सिंपल लीफ लो, मोटे पेस्टल में क्रश कर दो, थोड़ा सा इथेनॉल डाल के, तो जो लीफ एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। अब ये जो लीफ एक्सट्रैक्ट मिला है इसके अंदर जो भी, जिसने भी इसे ये बीमारी दी है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होगा। तो उनको लगा कि कोई बैक्टीरिया ही हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे फिल्टर को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया। सपोज दिस इज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, एंड इससे पास किया और इस पूरे लिक्विड पे दूसरे बीकर में गया। ये हमारा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब क्या? इस फिल्टर में कुछ पोर्स होते हैं और वो पोर्स बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो इस पोर को बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट गिरेगा उसके अंदर बैक्टीरिया या जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू हिम वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो जब उसने पास किया ये लिक्विड यहाँ से, उसने देखा कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है।
उसको एक बार पता चली तो ये जो भी है, मतलब बैक्टीरिया तो नहीं है पर ये जो भी है वो बैक्टीरिया से छोटा है। तो पहली बार डीजे इवानोस्की ने क्या बताई कि जो टोबैको प्लांट को जो भी हालत की है, इस टोबैको प्लांट को जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हमारा बैक्टीरिया से तो छोटा ही है, क्योंकि वो बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर से पास कर गया है। ये बात हुई। देन इतना बात हमें डीजे इवानोस्की ने बताया। देन थर्ड साइंटिस्ट है, तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो हमारे MW बेजेनिक थे। इन्होंने कुछ अपना काम किया, वो 98 के अराउंड किया, कुछ 6 साल बाद। तो उन्होंने सेम यहाँ तक सारी चीज़ें सेम की। उन्होंने टोबैको प्लांट का जो इन्फेक्टिव लीफ था, इन्फेक्शियस लीफ था, उस लीफ को लिया, उसका लीफ एक्सट्रैक्ट बनाया। वो कर लेते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने यहाँ पे कर रखा है, ये टोबैको प्लांट का लीफ है जिसको इन्फेक्शन हुआ है। ओके, तो ये इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है। इसके लीफ के ऊपर पैचेज हैं। देन उन्होंने इस इन्फेक्टेड लीफ का लीफ एक्सट्रैक्ट बना लिया, सेम चीज़ें। अब ये जो उन्होंने लीफ एक्सट्रैक्ट बनाया है, उनको तो पता था कि ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि डीजे इवानोस्की ने बता दिया ये बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ और है। इस लीफ एक्सट्रैक्ट उन्होंने हेल्दी प्लांट के बढ़ा, तो ये हेल्दी टोबैको प्लांट है। और जब ये लीफ एक्सट्रैक्ट हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर डाला गया तो थोड़ी दिनों बाद देखा गया कि जो ये हेल्दी टोबैको प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। इसके ऊपर भी पैचेस आ गए, वो भी बेल्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो इससे बाद एक MW बेजेनिक ने एक बात बोली कि ये जो भी है वो क्या है हमें पता नहीं, पर वो एक टॉक्सिन की तरह है, एक टॉक्सिन की तरह है, एक जहर की तरह है। तो ये जो जहर जब मैंने तो दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो उन्होंने एक टर्म बोली बहुत जो बहुत फेमस हुई, वो टर्म उन्होंने एक्चुअली एक लाइन बोली। उन्होंने कहा कॉन्टैजियसम वाइबम फ्लूइडम। इस टर्म का मतलब है ये जो भी है, जिसने जो भी कंटेजियस जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक टॉक्सिन की तरह, टॉक्सिन फ्लूइड है। ओके, वाइबम मीन्स टॉक्सिन, टॉक्सिन फ्लूइड की तरह जो दूसरे हेल्दी प्लांट पे लगने पर उसे क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। इतनी बात हमें इन्होंने बताई। देन नेक्स्ट आए हमारे साइंटिस्ट WM स्टेनली। स्टेनली ने एक बात बहुत ही क्लियर कर दी। उन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया, कि crystallized virus for the first time। मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या है, कोई भी लिविंग थिंग कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं की जा सकती, चाहे सिंपल से सिंपल बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, लेकिन स्टेनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स की है, तो वायरस के अंदर नॉन लिविंग थिंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग थिंग वाली, ये स्टेनली ने प्रूव कर दिया, क्योंकि वायरस इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट, एंड प्रोटीन को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो वायरस के क्रिस्टलाइज करने के बाद एक और बात पता चल गई कि जो वायरस है वो प्रोटीन से बना होगा मेनली, एंड वो नॉन लिविंग थिंग है, ओके। लेकिन जब वो होस्ट के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, लिविंग की। तो इतने सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वायरस के पीछे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। पाश्चर ने नाम दिया, डीजे इवानोस्की ने क्या बताया कि जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया से छोटा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर गया है। MW बेजेनिक ने बताया कि एक टॉक्सिन की तरह है, क्योंकि मैंने एक इन्फेक्टेड प्लांट से इसका एक्सट्रैक्ट लिया और दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला तो उसने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया। तो एक कोई एक टॉक्सिन की तरह, उसने क्या कहा, कॉन्टैजियोसम वाइबम फ्लूइडम, ये लाइन थी और जो बहुत फेमस है। तो ये एग्जाम में जनरली आता है कि ये लाइन किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। एंड देन WM स्टेनली आया, उसने तो वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो वायरस है प्रोटीन से बना और उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी है। कब उसने क्रिस्टलाइज किया, 1935 के आया, ओके। चलो
तो अभी आपकी बुक में 2 वायरस के डायग्राम दिए गए, तो वो डायग्राम हमें समझना है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो चलो उनको समझते हैं हम लोग। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, फिर उसके बाद हम वायरस का डायग्राम देखेंगे। तो 2 वायरस के डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और वो दोनों डायग्राम हमें सीखना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी टोबैको को जो इन्फेक्ट करने वाला प्लांट था या वायरस था, टोबैको प्लांट को जिसने इन्फेक्ट किया था उसका नाम था टोबैको मोज़ाइक वायरस और उसका डायग्राम दिया गया है। तो देखते हैं इसके डायग्राम में क्या है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये जो बनाए हैं ये क्या है, इनका प्रोटीन कोड है, ओके, यानी ये इनका क्या है, कैप्सिड है, ये इनका कैप्सिड है। ये जो एक सिंगल है वो कैप्सोमेयर है और इस प्रोटीन कोड के अंदर हम देखेंगे उनका जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उनका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिया है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनके पास होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इस प्रोटीन कोड के अंदर है। ये एक पहला डायग्राम है, इस वायरस का नाम क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये पहला वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरा वायरस है जो बहुत ही यूनिक है, उसका डायग्राम भी यूनिक है, कुछ एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये इसका प्रोटीन कोड है, यानी ये इसका कैप्सिड है और इस कैप्सिड के अंदर यहाँ पर इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जो वायरस है इसका नाम बैक्टीरियोफेज होने वाला है। तो जो बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यहाँ पर नीचे कॉलर होता है और कॉलर के बाद नेक आता है, तो इनके पास उल्टा है, जनरली नेक के बाद कॉलर होता है, बट तुम्हें याद रखना बैक्टीरियोफेज में पहले कॉलर है देन नेक है और नेक के नीचे शुरू होता है उनका टेल। एंड टेल के 2 पार्ट होते हैं। तो ये हमारा हेड, इसे हेड भी क्या कहा जा सकता है, हेड है और एक्चुअली क्या है, कैप्सिड जो प्रोटीन का बना है। एंड इस हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल देखने मिलेगा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। कॉलर, नेक और यहाँ से टेल शुरू हो रहा है। तो टेल के 2 पार्ट होते हैं, इस पहले पार्ट को कहा जाता है शीथ, नीचे कुछ टेल फाइबर्स होते हैं। ये टेल फाइबर्स है, ये शीथ। इस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करने वाला है, बैक्टीरिया। सो ये 2 डायग्राम आपको आने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, लेबलिंग के लिए आ सकता है। ओके, तो हेड है, हेड कैप्सिड है यानी प्रोटीन से बना है, फिर नीचे कॉलर है, नेक है, शीथ है, टेल फाइबर्स है और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कैप्सिड है एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये टोबैको मोज़ाइक वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज। ये 2 वायरस आपको आने चाहिए, इनके डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। ओके, और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस में वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और बैक्टीरियोफेज में वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो यहाँ पर आपका वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन वायरस के बाद जिसमें आपको और तकलीफ होती है समझने में कि वायरस क्या है और प्रायम्स क्या है, उनके बारे में देखते हैं। तो देखो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, वायरस एंड प्रायम्स। सो वायरस क्या होता है, वायरस आर नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, तो वायरस क्या है, नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये इन्फेक्ट करता है एक्चुअली, तो सुन के बहुत वियर्ड लगता है कि चलो मतलब बिना प्रोटीन कोड के एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो हवा में घूम रहा है वो जाके इन्फेक्ट कर देगा।
तो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है सिंपली। ये मॉलिकुलर वेट में बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए है। वायरस के पास एक्चुअली प्रोटीन कोड तो होता है लेकिन उनके पास प्रोटीन कोड भी नहीं होता, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हवा में घूम रहे होते हैं और ये किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस उनके बहुत वियर्ड लगता है बट यही होता है। तो वायरस एक बीमारी होती है जो हमें याद रखना है। पोटैटो, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इस बीमारी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन क्या है, वायरॉइड है। वायरॉइड के बारे में पता किसने लगाया सबसे पहले, तो सबसे पहले पता लगाया था थियोडाइनर ने। तो थियोडाइनर ने उसने बताया था कि ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है ये किसकी वजह से हो रही है, तो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से हो रही है, और इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको वायरॉइड कह दिया गया, यहाँ वायरॉइड। एंड देन लास्ट में हमारा है प्रायोन्स। देखो नाम से ही पता चलता है कुछ प्रोटीन से लेना देना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, यहाँ पे वायरस का सिर्फ प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन होता है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। तो व्हाट आर प्रायोन्स, दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। मिसफोल्डेड प्रोटीन मतलब देखो हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में या एनिमल के बॉडी में, किसी के बॉडी में जब प्रोटीन बनता है तो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेप्टाइड कहते हैं। तो ये प्रोटीन बना है, अमाइनो एसिड की चेन है, ओके। ये अमाइनो एसिड है, हमारे अमाइनो एसिड 1 2 3, तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन होती है। ये सिंपल प्रोटीन होता है। इस सिंपल प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है, इसे पर्टिकुलरली फोल्ड किया जाता है, और आफ्टर फोल्डिंग इसे अपना लोकेशन बताया जाता है कि तुम कहाँ किस ऑर्गन के लिए बनो, तुम उस पर्टिकुलर ऑर्गन में चले जाओ। तो फोल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन, जिससे उसको अपना काम पता चलता है और वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है। तो प्रॉपर ये इसकी प्रॉपर फोल्डिंग थी, ये फोल्ड हो गया प्रोटीन, फोल्डेड प्रोटीन। और ये इसका करेक्ट फोल्डिंग है। लेकिन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स वो होते हैं जो पहले तो जब बन रहे तब ठीक है, लेकिन बाद में उनकी फोल्डिंग गलत हो जाती है, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन दूसरे अच्छे प्रोटीन को एनकरेज करते हैं कि तुम भी मिसफोल्डेड हो जाओ, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अच्छे प्रोटीन हैं जो प्रॉपरली फोल्ड हुए हैं वो भी मिसफोल्डेड हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो इसमें 2 बीमारियाँ दी है, मतलब इस मिसफोल्डेड प्रायन से जनरली काऊ में एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है BSE। BSE का फुल फॉर्म क्या है, बोवाइन। बोवाइन ऑलवेज स्टैंड्स फॉर काऊ, हमें पता है। बोवाइन इंसुलिन आती थी जो काऊ से मिलती थी। S से स्पॉन्जिफॉर्म, और E से एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी। ये जनरली की बीमारी किसमें होती है, काउस में होती है, ठीक है, डेडली होती है, ओके। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन काउस में क्या कर सकते हैं, बोवाइन, BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म, एंसेफेलोपैथी। इसके एनालॉग सेम ह्यूमंस में क्या करते हैं, प्रायन जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं वो हमें एक बीमारी करते हैं जिन्हें कहा जाता है, ये तो कॉमन होगा, हमें करते हैं CR चेकअप। अगेन दिस ऑल्सो डेडली डिसऑर्डर। ये न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर मतलब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, इसमें डेथ होने लगती है, जिनकी वजह से जो इंसान है उसकी भी डेथ कन्फर्म हो जाती है। तो इंसानों में प्रायन्स कौन से बीमारी करते हैं, CR जैकब, और काउज में एनिमल में कौन सी करेंगे, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म, एंसेफेलोपैथी, जिसे BSE कहा जाता है। तो ये था आपका नीट का एक ईजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स, ओके। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद या ये सारी चीज़ें देखने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखो, डायग्राम याद रखो, सारी चीज़ें याद रखो, आप हर एक क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड चलो बाय।